हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी सीरीज। आज की हमारी सीरीज का टॉपिक है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। और जैसा कि हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं, पहले बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं क्वेश्चंस को देखते हुए। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में आता है। फिर आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के समक्ष समानता, वो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑप्शन है सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध न हो। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सके। और चौथा है सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है। और इसका आंसर होगा केवल एक और दो सही। और इसका आंसर होगा एक और दो सही है, यानी भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो तथा विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। तो दोस्तों, हमने क्वेश्चंस तो देख लिए, अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक यानी भारतीय नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। यदि ये अधिकार न होते तो सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय कर सकती थी। इसलिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन अधिकारों को सुरक्षित किया गया है ताकि हर नागरिक को कानूनी सुरक्षा मिल सके। अब हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल में समझेंगे। पहले आता है अनुच्छेद 12 जो कि राज्य की परिभाषा बताता है। और यहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, इनफैक्ट यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। अनुच्छेद 12 यह बताता है कि राज्य शब्द में कौन कौन शामिल होंगे। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, संसद, नगर निगम, पंचायतें और वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जो सरकार के नियंत्रण या सहायता से चलती हैं। इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य और उसकी संस्थाओं के विरुद्ध लागू होते हैं। अब आता है अनुच्छेद 13 जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य बताता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून अमान्य हो जाएगा। इस अनुच्छेद के कारण न्यायालय को यह शक्ति मिलती है कि वह असंवैधानिक कानून को रद्द कर सके। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की आधारशिला यहीं पर रखी जाती है। अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार की, जो कि है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है और सभी को समान कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य बिना उचित कारण के किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 15 जो कि भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि उन्हें समान अवसर मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आरक्षण है वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 16 जो कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में
सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो। यानी अनुच्छेद 16 कहता है कि आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो। अब आता है अनुच्छेद 17, जिससे क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है और इसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध माना गया। और इस ऐसा करने के पीछे कारण यह था ताकि सामाजिक समानता स्थापित हो सके। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, जो कि उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य भी किसी नागरिक को राजकीय उपाधि प्रदान नहीं करेगा, केवल शैक्षणिक और सैन्य सम्मान इस प्रतिबंध से बाहर है। तो आपको ध्यान रखना है कि शैक्षणिक और सैन्य सम्मान जो है वो आर्टिकल 18 से बाहर माने जाते हैं। अब आता है हमारा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के 6 अधिकार दिए गए। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी आने जाने की छूट तथा देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता या कोई भी वैध व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और ये सारे जो भी अधिकार हैं, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन या संघ, भारत में आवागमन, भारत में निवास और व्यवसाय या रोजगार, ये सारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकार हैं। हालांकि इन अधिकारों पर सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जो कि अपराधों के संबंध में संरक्षण की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो अपराध घोषित होने से पहले किया गया हो। मतलब कि ऐसा है कि किसी भी काम को अगर अपराध पहले हो गया हो लेकिन संसद में कानून बना के उसे बाद में अपराध घोषित किया गया हो, तो उसको ऐसा नहीं होगा कि मतलब अभी अपराध हो गया है, अभी अपराध घोषित हो गया है लेकिन वो उसने अपराध तो पहले ही कर दिया था, तो उसको आज के डेट पे नहीं सजा दी जाएगी। अब हाँ, कानून बनने के बाद अगर वो अपराध करता है तब उसे सजा दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक काम के लिए, मतलब एक गलत काम के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं। अब आता है अनुच्छेद 21, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। न्यायालयों ने इस अधिकार का विस्तार करते हुए इसमें गरिमामय जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और निजता के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, गरिमामय जीवन, निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तथा विधिक सहायता, सारी चीजें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 21A, जो कि शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ, जो कि गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा और उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 बताता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 24 बताता है कि इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वही अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 26 बताता है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक और प्रबंधकीय कार्यों को संचालित करने का अधिकार है। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 27 की तरफ, जो कि बात करता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है
तो उसको उस धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं देना होगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लगे इसके लिए। फिर आता है अनुच्छेद 28 जो कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 28 यह बताता है कि पूर्णतः सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जबकि कुछ अपवाद संभव हैं। अब आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 बताता है कि नागरिकों को कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकता है और उसे इसका अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 बताता है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उसे प्रशासित करने का अधिकार देता है। फिर हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 की तरफ, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और जो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहते थे। इसमें रीट की बात की गई है जो कि है हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्यो वारंटो। और ये पांचों रीट को हम अलग से आपको समझाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 से 35 जो कि विशेष प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 33 के अनुसार सशस्त्र बलों के सदस्यों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। वही अनुच्छेद जो 34 है वो मार्शल लॉ की स्थिति में लागू विशेष प्रावधानों से संबंधित है। और अनुच्छेद 35 जो है वो कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, इसकी बात करते हैं। अभी तो हमने 6 अधिकारों के बारे में जाना, लेकिन पहले 7 अधिकार थे। उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था। आपने अभी ऊपर देखा होगा हमने अनुच्छेद 31 के बारे में डिस्कशन नहीं किया क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार दे दिया गया है अनुच्छेद 300A के तहत। ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब कानूनी अधिकार हो गया। पहले अनुच्छेद 31 में था, अब इसे 300A में कर दिया गया है। और अनुच्छेद 32 और 226 जो है वो रीट अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 32 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के रीट के अधिकार की और अनुच्छेद 226 बात करता है हाई कोर्ट के रीट के अधिकार की। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 नहीं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। दोस्तों, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है क्योंकि ये प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करते हैं। ये अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार न हो सके और ना ही कोई व्यक्ति अन्याय कर सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल राइट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और आपको कुछ इसमें चेंजेस चाहिए तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन को फॉलो करने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।